हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गरिमा पुनेठा डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज आपके साथ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करने जा रही हूँ, जिसको हम बहुत बेसिक कंसेप्ट से पढ़ते पढ़ते हमारी जो सिलेबस है उसका पूरा कोर्स कवर करते हुए इस चैप्टर के हम सारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। सो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है हम इसके बारे में जान लेते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए एनएमआर को पूरा अपने कोर्स पे कवर करते हुए उसे कंप्लीट करेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जब कोई मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है तो वो उसके बारे में जो जानकारी देता है वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से कवर करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पार्ट है जिसमें हम तीन डिफरेंट वर्ड के बारे में जैसे समझ रहे हैं। वन ऑफ देम इज न्यूक्लियर, मैग्नेटिक एंड रेजोनेंस। न्यूक्लियर मींस अगर हम इस वर्ड में, इस एनएमआर में न्यूक्लियर आया है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। ऑब्वियसली हम अगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि कोई जो एटम है, एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस है एंड उसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो क्या है कि इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन एक अलग बात है, लेकिन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज बेसिकली जो आज तक हम बात करते आ रहे हैं, जो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस भी दो चीजों से हम बात कर रहे हैं कि उसमें प्रोटॉन है और उसमें न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, राइट? तो अगर हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, दैट मींस हम कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से क्या न्यूक्लियस में डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, हम वो इस पे आकर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो इसको हम फ्रेगरेंस में डिवाइड करते हैं। फ्रेगरेंस में डिवाइड करने पर हम सबसे पहले न्यूक्लियस की बात कर देते हैं। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट नॉट एग्जैक्टली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उस पे तो पूरी की पूरी फिजिक्स न्यूट्रॉन्स में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के पीछे लगी हुई है। बट अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। नाउ अगर हम इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देख लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे पहले अब इलेक्ट्रॉन जो हमारे लिए नोन कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। लेट अस सपोज कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन दो तरीके का मोशन कर रहा है, एक जो वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है और दूसरा वो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जस्ट लाइक कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, अर्थ सन के सराउंडिंग अर्थ का जो चक्कर लगाती है वो किस तरीके से लगा रही है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और सन के सराउंड भी घूम रही है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग मोशन करता है। यानी कि जो मोशन है वो दो टाइप का है, एक अराउंड द न्यूक्लियस, एक ऑन द एक्सिस, राइट? और न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, इसमें जो प्रोटॉन है, जो चार्ज पार्टिकल है, वो जो मोशन कर रहा है, जो प्रोटॉन है उसका जो मोशन है इट इज ऑन द एक्सिस। न्यूट्रॉन किसी के चारों ओर तो चक्कर नहीं लगा रहा, लेकिन न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट प्रोटॉन्स हैं वो एक्सिस पे घूम रहे हैं। अब जब एक्सिस में घूम रहा है तो मूविंग पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, मोशन कर रहा है, तो मोशन के साथ साथ ऑब्वियसली फिजिक्स में एक बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म हम जब पढ़ते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं कि जो भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो चार्जिंग पार्टिकल अगर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम आगे लेते हुए जाते हैं कि किस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जो घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन को लेते हुए चल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा, और एंगुलर मोमेंटम होगा तो हम उसको डिफाइन करेंगे। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब जिसके लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, राइट? अब मोशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल है, मोशन कर रहा है, एंगुलर मोमेंट भी होगा। एंगुलर मोमेंटम होगा तो दैट मींस हमने उसका जो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है वो किस फॉर्मूले से करते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए वी कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, राइट। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम एंगुलर मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस शोज द इससे हमारा मैग्नीट्यूड, जो हम बात कर रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो पता चल रहा है वो इस फॉर्मूले से पता चल रहा है, राइट। इस फॉर्मूला को हम आगे को जब एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, जो s का वैल्यू है, इट इज ऑलवेज हाफ। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो इसका जो वैल्यू है हाफ है। क्यों हाफ है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिटल में रहता है तो वो या तो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है। तो इसके लिए जो s का वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू हाफ। अब हम इसके लिए जब कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लिसिटी, तो दैट इज इक्वल टू 2s प्लस हाफ, 2s plus 1 sorry, and s have the value half 2 into 1 by 2 plus 1, that is equal to 2 से 2 कैंसिल हो गया 2, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई 2, इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शन में इसका रोटेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, वो दो तरीके से ही हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। इसका जो मूवमेंट मोशन हो सकता है वो दो ही तरीके से हो सकता है। अगर दो तरीके से हो सकता है तो क्या होगा? या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसीलिए जो हम s का वैल्यू लिख रहे हैं, इसीलिए जो हम इसके लिए वैल्यू लिखते हैं दैट इज इक्वल टू ऑलवेज माइनस हाफ एंड प्लस हाफ। ये बात हो गई इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन में जब हमें पता है कि s का वैल्यू हमेशा हाफ होता है, लेकिन न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं उनके लिए जो वैल्यू है वो हाफ हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर न्यूक्लियस अलग अलग प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, अलग अलग तरीके का होता है, और उस हिसाब से उसके लिए जो वैल्यूज आती हैं वो भी डिफरेंट आती हैं। दैट मीन्स अब हमने कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंट प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए अगर मैं एंगुलर मोमेंट कैलकुलेट करती हूं, दैट वुड बी एंगुलर मोमेंट ऑफ प्रोटॉन, एम इसको शॉर्ट से लिख देते हैं, ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I इंटू I प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। सिमिलरली चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंट शो करेगा, और उस एंगुलर मोमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला। नाउ अब I के लिए हमारे s के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के लिए तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो s का वैल्यू है दैट इज ओनली हाफ, दैट इज ओनली हाफ। बट जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए I का वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं है। एज आई टोल्ड यू, डिफरेंट एटम है, डिफरेंट उनके प्रोटॉन्स हैं, तो I का वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। नाउ लेट अस सपोज, अब इसके लिए जो हम मल्टीप्लिसिटी इसकी तैयार करते हैं, मल्टीप्लिसिटी अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो उसको कैसे दिखाते हैं? दैट इज Mi इज इक्वल टू 2I प्लस 1। दैट इज लेट अस सपोज I का अगर हमारे पास वैल्यू हाफ है, इफ I हैज अ वैल्यू हाफ, तो इसके लिए Mi कितना हो जाएगा? 2 इंटू हाफ प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि यहां पर भी प्रोटॉन प्लस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, देयर इज आल्सो द पॉसिबिलिटी दैट आई हैव द वैल्यू 1। I का वैल्यू कितना है? 1 है। नाउ बाय दिस फॉर्मूला 2I प्लस 1, हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स जो डायरेक्शन होगा, जो मोशन का जो डायरेक्शन होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डिफरेंट डायरेक्शन में कर सकता है अपना मोशन। किस तरीके से? इट मे बी 3 डायरेक्शंस क्या हो सकती है? इट मे बी -1, इट मे बी -1, 0 एंड +1। सो बाय दिस फॉर्मूला जब अगर हमें I का डिफरेंट वैल्यू पता होता है तो हम इसका मोशन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरीके से होगा। मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। लेट अस सपोज कि आपके पास कोई एक वायर है, जिस वायर को मैंने एक लूप के फॉर्म में कर दिया।
वायर है, वायर को जो मैंने एक लूप के फॉर्म में रख दिया, लेट अस सपोज इसके एक साइड को, एक एंड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर लिया। नाउ जो करंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहां से होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, एंड द डायरेक्शन ऑफ, ये है आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, एंड जो करंट होगा, करंट कहां होगा, वो पॉजिटिव से निकलते हुए नेगेटिव की ओर जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन is the motion of charge, that is the motion of charge, motion of charge, right? Now अब समझाना क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, इसमें मोशन तो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? मैग्नेटिक फील्ड आएगा राइट हैंड थंब रूल जो हमने फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, हम 11th-12th से ही ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल को अगर हम अप्लाई करते हैं यहां पर, तो हमें इसका मैग्नेटिज्म इसमें समझ में आएगा। हाउ? राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स हैं, अगर हम फिंगर्स को कुछ इस तरीके से रोटेट करें कि वो करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं, करंट की डायरेक्शन यही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और मेरी ये जो फिंगर्स हैं उनकी डायरेक्शन भी कहां है, पॉजिटिव से नेगेटिव। राइट हैंड थंब रूल कह रहा है कि अगर मेरी फिंगर्स, इफ द फिंगर्स आर ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट, then the right thumb will show the north pole. That means इस लूप के लिए जिसमें ये करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप के लिए जो नॉर्थ पोल होगा वो कहां होगा? नॉर्थ पोल होगा ऊपर। अगर नॉर्थ पोल ऊपर है तो इसका दूसरा पोल साउथ पोल कहां होगा? नीचे। तो इस तरीके से हमें यह समझ में आ रहा है कि पार्टिकल है, मोशन कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, चार्ज उसके अपोजिट में जा रहा है, करंट उसके अपोजिट में फ्लो हो रही है, एंड जो उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, कैसे हो रहा है? नॉर्थ पोल अपसाइड, राइट हैंड थंब रूल से हमने दिखा दिया, और उसका साउथ पोल उसके अपोजिट में होगा। नाउ एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी हमारे पास कोई मैग्नेट होता है, मैग्नेट होगा तो उसके दो पोल्स भी होंगे, ऑब्वियसली एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। जो मैग्नेट है, इसमें मैग्नेटिक लाइन किस तरीके से फ्लो करती है? मैग्नेटिक लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड कंप्लीट्स ऑन द राइट साउथ पोल, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से अपना लूप बनाएगा। तो दैट मीन्स यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है और साउथ को जा रही है। इसका मतलब है ये जो लूप था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, इस करंट फ्लो करने में भी यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ पोल बने हैं, ये नॉर्थ साउथ पोल में भी क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। यहां तक बात हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई, सपोज करो कि आपके पास कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, इफ उस न्यूक्लियस में कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है, कोई न्यूक्लियस है, चार्ज पार्टिकल है, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। अगर हमने उसमें कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया है, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया है, इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो प्रोटॉन हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने उसको बाहर से कोई अलाइनमेंट नहीं दिया है, मर्जी है उनकी, वो जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं एक रैंडम डायग्राम बनाऊं तो कोई हो सकता है इस तरीके से चल रहा हो, किसी की डायरेक्शन ये हो, कोई इस डायरेक्शन में चल रहा हो, कोई इस डायरेक्शन में चल रहा हो, बिकॉज दे आर रैंडमली मूविंग। इसमें अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड से ये हमने अटैच नहीं किया है, रैंडमली इस पे क्या है, एक मोशन हो रहा है। अब अगर इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने का मतलब है, एक सिंपल सा इसी कंसेप्ट को देख लेते हैं। ये आपका नॉर्थ और साउथ पोल था, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हुए साउथ पोल की ओर आ रही हैं। अब क्या है कि अगर मैंने इसके बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, राइट, जिसके लिए ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, रैंडमली हम मान रहे हैं, इसके लिए ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, इस मैग्नेट को मैंने दो एक्सटर्नल मैग्नेट्स के बीच में रख दिया। अब क्या होगा कि ये जो, और हमारे पास पहले से मैग्नेट था,
इसका नॉर्थ पोल से तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन इसका जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यानी कि ये अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन है ये इधर को जा रहा है और इस नॉर्थ पोल का अट्रैक्शन साउथ पोल को जा रहा है। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट नॉर्थ हमेशा साउथ को ही अट्रैक्ट करता है। सेम पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर ये साउथ पोल नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है और नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर जा रहा है तो क्या होगा, सी यहां पर को ये मैग्नेट जो है वो पलट जाएगा। मैग्नेट किस तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, ये जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की ओर आने लगेगा और ये जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की ओर आने लगेगा, राइट। इसके लिए नाउ दिस इज द साउथ पोल एंड दिस वन इज अ नॉर्थ पोल। तो क्या हुआ, मैग्नेट ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। मैग्नेट ने अपना डायरेक्शन किसकी वजह से बदला, जो हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया था, इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से मैग्नेट ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। अगर इनिशियली आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं उसमें कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड में लगा दिया, एक्सटर्नल फील्ड में लगाने से क्या हो जाएगा, दे विल अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। कैसे अलाइन हो रहे हैं, वो सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। The alignment is very clear now, and this is the direction of the magnetic field we applied externally. ये HO जो दिखा रहा है, this is the external field we applied. इसका डायरेक्शन भी इसी में और सारे के सारे जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए। यही जो कंसेप्ट है एक्चुअली यूज किया जाता है NMR में। अब NMR में हमने न्यूक्लियर की बात कर ली, हमने मैग्नेटिक की बात कर ली, हमने रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। अब ये रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस भी हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। केमिस्ट्री में हम जब 11th क्लास में थे तब से हमने रेजोनेंस स्टार्ट कर लिया था और अब तक भी हमने इवन 5th सेमेस्टर तक भी रेजोनेंस के बारे में काफी चीजें पढ़ी है। लेकिन हम ये जो रेजोनेंस की बात कर रहे हैं वो अभी केमिस्ट्री का रेजोनेंस यहाँ पर नहीं यूज हो रहा है। एक्चुअली जो हम फिजिक्स में, आप रिकॉल कीजिए, जो हम फिजिक्स में रेजोनेंस पढ़ते थे वो रेजोनेंस हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। किस तरीके से एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से होगा कि आपके पास कोई सैंपल था जो उसमें न्यूक्लियस है, इस पे कोई सैंपल है, आपने इसको क्या किया, किसी एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग फील्ड में रख दिया, राइट। एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग फील्ड में रख दिया। सपोज दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल, राइट। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, जो हमारे पास जो सैंपल है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली नॉर्थ से साउथ की हो रही होगा, ये डायरेक्शन भी इसी हो रहा है। नाउ इफ आई वॉन्ट कि ये जो डायरेक्शन है जो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, आई वॉन्ट टू फ्लिप इट, मैंने इसको चेंज करना है। अब कोई एक फोर्स उसको उस पे लग रहा है कि जो नॉर्थ से साउथ की ओर चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर अलाइंड हैं एंड आई एम अज्यूमिंग कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो मेरा इसका अलाइनमेंट है जो नॉर्थ से साउथ की ओर है वो साउथ से नॉर्थ की ओर जाए। इसका मतलब है मुझे एक्सटर्नली कुछ काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नली कुछ काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स केमिस्ट्री की बात हो रही है तो हम सारा बात एनर्जी का करते हैं। इसमें क्या है कि अब ये जो सैंपल है जिसमें ये मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है, इस पे अगर मैं रेडिएशन अप्लाई करती हूँ, आई एम अप्लाइंग द रेडिएशन। अब रेडिएशन, कैसे रेडिएशन की बात कर रहे हैं, वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन। जब हम एनएमआर की बात कर रहे हैं, यहां पर जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज, जो हम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, दैट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी। एनएमआर के लिए हमें किस फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की, राइट। क्या हुआ कि इस कंपाउंड को अब मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी दे रही हूं, रेडियो फ्रीक्वेंसी दे रही हूं, इसका मतलब है कि कोई भी, जस्ट सपोज अगर ये खुद का जो इसकी एनर्जी है, सपोज अगर ये आपके पास 200 जूल है,
अगर ये कंपाउंड 200 जूल या इससे कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता भी है, तब भी क्या ये अपनी डायरेक्शन फ्लिप करेगा? नहीं कर पाएगा। इसको जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इट वुड बी मोर देन 200 जूल, राइट? तो अब क्या है कि ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आ रही है, जो भी इस सैंपल की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, इफ दिस सैंपल गेट द फ्रीक्वेंसी मोर देन इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, देन इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। इफ एट दिस फिनोमेना, अब क्या हुआ कि यहां पर रेजोनेंस आ गया, किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करना, दैट इज अ रेजोनेंस। यहां पर हम जो रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, जो एक्सटर्नली जो एनर्जी आ रही है उसके साथ अगर हम अपनी एनर्जी को अलाइन करने के बाद ये मॉलिक्यूल जब फ्लिप कर रहा है, अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, तो वही रेजोनेंस है। सो इसके बाद यहां कोई डिटेक्टर होगा, अगर इस कंपाउंड ने इस पर्टिकुलर एनर्जी, जिसकी जो अपनी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की अगर इसको एनर्जी मिल रही है, वो इसको एब्जॉर्ब करेगा और वो ट्रांसमिशन के फॉर्म में हमें इस डिटेक्टर पे मिल जाएगा, राइट? ये हो गया हमारा डिटेक्टर। So this is actually the concept of NMR. NMR में हम कर क्या रहे हैं? NMR में अब जो एनर्जी, अगर एक ग्राफ से हम सिंपल इसको डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये है आपका फ्री चार्ज। यहां पे अगर ये जो एनर्जी है, जब हमने इसमें एक्सटर्नल फील्ड लगाया है, यहां पर इसका एक्सटर्नल फील्ड लगा हुआ है, राइट? ये जो एक्सटर्नल फील्ड इसमें लगाया हुआ है, अगर ये एक्सटर्नल फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन करता है, ये जो फ्री चार्ज है एक्सटर्नल फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन करता है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन भी एक्सटर्नल की डायरेक्शन में होगी। नाउ अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये एक्सटर्नल एनर्जी जो हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में खुद को अलाइन करता है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा? रिवर्ट हो जाएगा। दिस इज द वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ NMR। ये बेसिक है, यहां से हमने आज स्टार्ट किया है और हम अपने आने वाले लेक्चर्स में NMR स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सो बी ट्यून्ड नेक्स्ट लेक्चर।